नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, मैंने उसी दिन कहा था कि भाई साहब ये टेस्ट मैच है। पहले दिन के पहले सेशन में निश्चित तौर पर जो सीजेपी है उसका अपर हैंड रहा है, सरकार खेत रही है, लेकिन अभी ये टेस्ट मैच लंबा चलने वाला है। अगर आप राजनीति में आए और अराजकता करें, साहब ये एंट्री बहुत आसान है, लेकिन आप सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ अराजकता कर सहजता से निकल जाएं, ये शायद उतना ही मुश्किल है। और यही एहसास अब कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दिपके, सौरभ दास, ये जितने भी सब लोग हैं, अब इनको ये जल्दी एहसास होने वाला है, क्योंकि अब एंट्री हो रही है इंपैक्ट प्लेयर की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इंस्टाग्राम पर वीडियो बना दी कि भैया मुझे गाली दी, माँ को गाली दी, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी अपने ही बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, मैं छोड़ देता हूं मतलब सरकार उनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ हमने देख लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री एक्शन नहीं ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेगी, लेकिन क्या जनता एक्शन नहीं लेगी? क्या जनता को तो प्रधानमंत्री नहीं रोक सकते, इंडिविजुअली जनता तो एक्शन ले सकती है ना। और वही अब इन लोगों के खिलाफ हो रहा है और जनता एक इंपैक्ट प्लेयर बनकर सामने आई है। आज 3 विषयों पर बात होगी कि कैसे अभिजीत दिपके और उसके पूरे परिवार के पीछे अब ईडी और एनआईए की जांच के लिए मांग की जा रही है, और जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, दिपके जवाब नहीं दे पा रहा है। जैसे ही सवाल पूछा जाता है, साहब टाइफाइड हो गया है, पेट में दर्द हो गया है, बवासीर हो गया है, सारी बीमारियां याद आ जाती हैं। उसके अलावा बात होगी कि कैसे 180 से ज्यादा यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर जो अपनी दुकान सजाकर बैठे थे और इस पूरे माहौल को गरमा रहे थे, साहब लंका लगने वाली है। और कैसे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड जवान अब मैदान में इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे उतर गए हैं और शायद अब अमेरिका ही भागना पड़े। इन सब विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात अभिजीत दिपके और उसके परिवार से जुड़ी हुई। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है अमित तिवारी, सूरत के रहने वाले हैं। पहले इनके बारे में एक जानकारी दे दूं, अब तक सरकार को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो काला धन है उसकी जानकारी अमित तिवारी दे चुके हैं। अलग अलग जगह, अलग अलग डिपार्टमेंट में एक तरीके से इन्वेस्टिगेटर कह लीजिए, मोल कह लीजिए, या कैसे भी आप कह लीजिए, मतलब वहां से जानकारी निकालते हैं, सरकार को देते हैं, उसमें रिवॉर्ड मनी मिलता है। तो इनका ये काम है कि जहां पर भी कुछ घपला घोटाला गड़बड़ है तो सरकार को जानकारी देते हैं। कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, ऐसे ही इस तरह के एक्टिविस्ट हैं। तो इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले जो चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार को लिखी गई है उसमें एक सवाल पूछा गया है अभिजीत दिपके के बारे में। अभिजीत दिपके के पिता हैं भगवान राव दिपके। वो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायर्ड है। जो शायद लास्ट ड्रॉन सैलरी उनकी जो बताई जा रही है वो लगभग 65,000 रुपए के आसपास है। एक 65,000 रुपए कमाने वाला एक आम व्यक्ति क्या अपने बच्चे को अमेरिका में पढ़ा सकता है बिना लोन के, बिना किसी की हेल्प के? निश्चित तौर पर नहीं। और अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से कोई लोन, कोई हेल्प कुछ ऐसी दिखाई नहीं दी कि ना ही अभिजीत दिपके ने कोई ऐसी बड़ी कोई रोड स्कॉलरशिप जीती हो या कुछ और बड़ी स्कॉलरशिप उनके हाथ लगी हो कि वो वहां पहुंच गए हो कि भाई उनका रहना, खाना, पीना और पहनना, आना जाना, पढ़ाई सब मुफ्त हो। ऐसा भी कुछ नहीं है, इतने भी ब्रिलियंट नहीं है। तो कुल मिलाकर अभिजीत दिपके अगर अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, 1 साल का खर्चा मोटा मोटा 1 करोड़ मानकर चलिए। अगर 2 साल की डिग्री है तो मोटा मोटा 2 करोड़ रुपए के लगभग पैसा लग रहा होगा। 1-1.5 करोड़ आप मानकर चलिए, 1 करोड़ भी है कि एक 65,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 1 करोड़ रुपए अपने बेटे की एजुकेशन पे खर्च कर सकता है। कहां से लाएगा? वो भी जब इतनी अनिश्चितता है वेस्टर्न मार्केट में कि नौकरी लगना लगभग वहां जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए असंभव हो रहा है। तो पहला सवाल यह पूछा गया कि संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वैसे भाई साहब के जो गुरु हैं वो भी ये खेल कर चुके हैं, उनके बारे में बताऊंगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है कि कपिल सिब्बल ने एक बात कही कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी को 1 करोड़ का डोनेशन दूंगा। चिल्लर है कपिल सिब्बल के लिए, 1 घंटा कोर्ट में खड़ा होएगा, 1 करोड़ रुपए आसानी से आ जाएगा। उसने कॉकरोच जनता पार्टी को 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। मैं अभी इस शो में आने से पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट सर्च कर रहा था, मुझे कॉकरोच जनता पार्टी नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिली है।
अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको डोनेशन कैसे दिया जा रहा है कपिल सिब्बल के द्वारा? और ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 29A का साफ साफ उल्लंघन है, और उसमें 18% जीएसटी बनता है, वो कहां है? यानी लगभग 18 लाख रुपए का सरकार को वो नुकसान है, और 1 करोड़ रुपए का ये पैसा कहां से आया है? चलो कपिल सिब्बल से आया है तो किसको गया है? एक अनरजिस्टर्ड संस्था को, रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को यह चिट्ठी भी लिखी गई है। साहब, जब आप कुछ गड़बड़ करते हैं ना, निशान रह जाते हैं, और आज के डिजिटल युग में तो इसको पकड़ना सबसे आसान है। टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको मिटा नहीं सकते पीछे अपने ट्रेसेस को, आसानी से पकड़े जाएंगे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कपिल सिब्बल ने ही 1 करोड़ रुपए दिए कॉकरोच जनता पार्टी को, किस चीज के लिए? कि जितने भी छात्र हैं जिनके ऊपर इस दमनकारी हिटलरवादी डिक्टेटरशिप सरकार ने केस लादे हैं, उनके लिए हम केस लड़ेंगे। लेकिन सरकार ने, इन्हीं डिक्टेटर साहब ने, इन्हीं हिटलर मोदी जी ने तो वो सारे के सारे वापस ले लिए केस। वो अलग बात है, मोदी समर्थक मोदी को इसलिए गाली दे रहे हैं कि भाई तुमने केस वापस क्यों ले लिए। लेकिन अगर केस वापस हो गए हैं तो ये 1 करोड़ रुपए किस चीज के ऊपर खर्च होंगे अगर केस ही नहीं है? आपने जिस मरीज की बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसा दिया, साहब वो बीमारी ही ठीक हो गई, अब पैसा कहां लगाओगे? बताऊंगा आगे पैसा कहां जाएगा। अभिजीत दिपके, सौरभ दास की जान बचाने में जाएगा। दरअसल ये पैसा दिया गया है जो सीलमपुरी में खड़ा है, जो शाहीन बाग में खड़ा है, जो इन लोगों के लिए खप रहा था, उनकी जान बचाने के लिए जाएगा। क्या ये पैसा उन 2800 लोगों के लिए जाएगा जिनके ऊपर मर्डर, अपहरण, फिरौती और बड़े बड़े जो अपराध हैं उनके केस चल रहे हैं, जो इनके लिए एज अ यूजफुल इडियट काम कर रहे थे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर? अभिजीत दिपके को सामने आकर बयान देना चाहिए। जब भी सवाल पूछो, अरे साहब मेरी किडनी में दर्द हो गया, मेरे टाइफाइड हो गया है, मुझे खांसी हो गई, मुझे जुकाम हो गया, मुझे बवासीर हो गया, कुछ ना कुछ कहेगा। कल कोई प्रोग्राम हो रहा था, उसको उसी के घर में लोग सम्मानित कर रहे थे, और जैसे ही उसने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल आ गए हैं, फोटो, अरे साहब बड़ा चक्कर आ रहा है, मुझे डिहाइड्रेशन हो गया है, लाओ इलेक्ट्रोल लाओ, पानी में डाल के वो पीऊंगा, भाग गया। और अभिजीत दिपके का आप घर देखेंगे तो ठीक ठाक पैसा लगा है घर में, हो सकता है पिताजी ने लगाया हो, सहयोग है, मैं उस पर नहीं कह रहा। लेकिन इन्हीं अमित तिवारी ने एक चिट्ठी लिखी है विदेश मंत्रालय को, और क्या है उस चिट्ठी में? उन्होंने कहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह खुद क्लेम किया कि सीजेपी को $1 मिलियन की फंडिंग के लिए, मतलब वो करना चाहता था या किया है। और मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, और ये क्लेम खुद अमित तिवारी ने किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुद कहा कि जूम कॉल पर मेरी बात हुई है कॉकरोचों से, और 3 मांग रखी है जिसके एवज में ये पैसा देने वाला हूं। कि पहला, केंद्र सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी, प्रदर्शन जो हो रहा है वो आक्रामक तरीके से होगा, और 15 अगस्त तक इसको खींचना है। अब सवाल यह है कि क्या पन्नू ने जो कहा क्या वो सही है? उसकी जांच होनी चाहिए, और इसमें ईडी, एनआईए और एफसीआरए के जो कानून है उसके तहत जांच होनी चाहिए कि क्या ये 1 मिलियन आया है क्या। देखिए सवाल ये है, आरोप कोई भी लगा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पन्नू ने कुछ कहा वो 100% सही है, आरोप कोई भी लगा सकता है। लेकिन अगर आपके ऊपर एक आतंकवादी आरोप लगा रहा है तो कम से कम आप उसे आके क्लैरिफाई तो करोगे। कल को आके कोई पाकिस्तान का आतंकी मेरे बारे में कुछ बोलने लगे, साहब मैं स्पष्टता के साथ बताऊंगा कि ये चीजें हैं, और मैं अपना स्पष्टीकरण दूंगा निश्चित तौर पर, क्योंकि वो इंटीग्रिटी पर सवाल है। आप चुप रहते हैं तो मनमोहन सिंह वाली बात आ जाती है, मेरे हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है, तो खामोशी कुछ ना कुछ सवाल उठाएगी। तो अभिजीत, और बात ये नहीं है कि किसी रैंडम व्यक्ति पे लगाया, आप तो जेनजी के सबसे बड़े नेता है ना आज के समय में। आपने तो एक डिक्टेटरवादी जो सरकार है उसके एक मंत्री का इस्तीफा कराया है। आप यही कह दें आकर सिर्फ एक लाइन कि पन्नू झूठ बोल रहा है, इतना तो बोल सकते हैं। खैर इतनी बोलने की हिम्मत तो अरविंद केजरीवाल की भी नहीं हुई। उसने तो साफ साफ कहा था कि भैया फला गुरुद्वारे में यहां मुलाकात हुई, इतना पैसा आया। अब तक केजरीवाल कुछ बोले नहीं है उसके ऊपर। वैसे जो ये पढ़ाई का जो पैसा इकट्ठा करने का तरीका है, ये मनीष सिसोदिया ने ही शायद दिक्के को सिखाया हो, क्योंकि सिसोदिया साहब दिक्के के गुरु भी रहे हैं,
फोटो वोटो आई, बड़े हग वग करते हुए। मनीष सिसोदिया की कुल संपत्ति 1,40,00,000 थी और अपने बेटे को कनाडा पढ़ने भेजा था, जिसका जहां खर्चा था 1.5 करोड़। क्यों? क्योंकि अपने एक साथी से 86 लाख, एक से 58 लाख और एक से 10 लाख उधार लिया था। तो क्या दीपके ने भी उधार लिया है तो बताएं। तो इसलिए जो फंडिंग है, पैसा कहां से आ रहा है, देखिए आप पैसे को ट्रेस करते चले जाइए, आपको जो भी मुसीबत है उसका हल मिल जाएगा। कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, कश्मीर में सारे काम होते थे, आपने फंडिंग के ऊपर एक्शन करना शुरू किया, आपने फंडिंग कंट्रोल करनी शुरू करी, और भाई साहब देखिए आज क्या असर है। इसलिए तभी कहता था कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको, लेकिन जल्दी ही टेक्नोलॉजी आपको पकड़ लेगी। स्विगी से लेकर और उन एजेंसीज तक अब जहां पहुंच रही है जिन्होंने इस पूरे मोमेंटम को सोशल मीडिया पर बढ़ाया। जी हां, दूसरी खबर यही है, 180 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अब जांच एजेंसी के दायरे में हैं, अब उनके रडार पर हैं। और 3 एजेंसियां ऐसी हैं डिजिटल मार्केटिंग की जो इन लोगों को चला रही थी। होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी होती है, मान लीजिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो इंडिविजुअली ब्रांड को अप्रोच नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ब्रांड्स इन एजेंसीज के पास आते हैं। वो कहते हैं कि भैया हमारा ब्रांड है, ये हमारा बजट है, मान लीजिए 2 करोड़ रुपए हमें इसे प्रमोशन करना है यूट्यूब के ऊपर। तो वो कहते हैं, तो वो एजेंसीज क्या करती हैं कि भैया ठीक है हमारा इतना % कट है, और वो कम से कम 5, 7, 10 इन्फ्लुएंसर पकड़ेंगी और उनसे ऐड कराएंगे और उन्हें उस 2 करोड़ में से पैसा देंगी, खुद का भी कमीशन रखेंगे। तो एक तरीके से वो ठेकेदार का काम करते हैं। तो उन्हीं ठेकेदारों ने ठेका लिया था जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का, कि भाई साहब जितना भी ये जंतर मंतर कॉकरोच जनता पार्टी का जो काम है, इसको हम एस्केलेट करेंगे, यही ये दिखाई देगा। एल्गोरिदम को उस हिसाब से मैनिपुलेट किया जाएगा, किस समय वीडियो डालनी है, कैसी वीडियो डालनी है। आज क्या माहौल है, अचानक से एक वो लड़की है रुचिता का वीडियो वायरल हो जाता है, या किसी का भी वायरल हो जाता है, वो अचानक नहीं होता है, उसके पीछे एक सोची समझी साजिश होती है कि शाम को 6 बजे डालना है, 9 बजे डालना है, किस समय यूथ सबसे ज्यादा होता है, सैटरडे को किस तरह का वीडियो जाएगा, अगले दिन संडे है, यूथ रात को देर तक जागेगा, ज्यादा स्क्रॉल करेगा, तो किस तरह की वीडियो जानी चाहिए, सब कुछ मैनिपुलेट होता है। तो इस तरह के 180 यूट्यूबर्स जो मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, या इस तरह का कंटेंट को प्रमोट कर रहे कि कहीं कुछ हो जाए से मतलब भावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाएं, तो उसका प्रयास किया जा रहा है। अब एक जैसे एजेंसी है बारकोड एंटरटेनमेंट, उसका नाम सामने आ रहा है, मतलब मैं नहीं कह रहा, ये कुछ पोर्टल्स हैं, उन्होंने इसका नाम लिया है कि भैया इसके यहां भी मतलब ये वो 3 जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं वो उनमें से एक ये है, और साथ ही 180 यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, और एक इन्फ्लुएंसर कोई 2 लाख ले रहा है, मतलब 10,000 रुपए से लेकर एक वीडियो के 50 लाख 1 करोड़ तक वाले कस्टमर हैं। मतलब इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं कि 10,000 रुपए लेकर भी एक रील बना लेते हैं, 50,000 भी लेते हैं, 2 लाख भी लेते हैं, 50 लाख भी लेते हैं, 1 करोड़ भी लेते हैं। अब सवाल यह है पैसा कहां से आ रहा था, कौन इतना पैसा फंड कर रहा था? ये हर कोई रील डाल रहा है, साफ आप ये देखिए, किसी भी चीज को लेकर कोई अपनी कोई स्किट बना रहा है, कुछ बना रहा है, वो अलग चीज है। किसी एजेंडा, किसी प्रोडक्ट को लेकर कोई भी रील डाली जा रही है, आप ये मानकर चलिए वो साफ साफ स्पॉन्सर्ड है, अपने मन से कोई नहीं डालता, सब पैसा लेके होता है खेल। तो अब एजेंसियां वहीं तक पहुंच रही हैं, क्यों? डिजिटल पेमेंट हुआ होगा। अब डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री कहते थे, भाई डिजिटल इंडिया इसलिए थोड़ी कहते थे कि भैया आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आपको कैश ना कैरी करना पड़े, वो इसलिए भी कह रहे थे क्योंकि सरकार को भी ईज हो कि जब ऐसी स्थितियां हो तो हम उन्हें पकड़ सकें। तो कुल मिलाकर जो सोशल मीडिया पर पूरा का पूरा खेल रचा गया, अब वो रडार पर हैं अच्छे से। अब मान लीजिए एक वो रुचिता वाला ही केस है, वीडियो वायरल हुई, अब मां माफी मांग रही है और बेटी कह रही है अरे मुझसे गलती हो गई है वो। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो सही में वही लड़की है, उसकी छोटी बहन है? क्योंकि कोई उसके दांत मैच कर रहा है, कोई कान मैच कर रहा है, कोई
आईलिड्स मैच कर रहा है, मतलब आंखें मैच कर रहा है, मैच नहीं हो रहे हैं। तो क्या वहां पर भी फ्रॉड हो गया है क्या? अब वो जांच भी जो पुलिस है वो कर रही है। दरअसल जो पूरा का पूरा एपिसोड हुआ जंतर मंतर पे और उसके बाद पार्लियामेंट के आसपास, दैनिक जागरण की खबर है कि अब पुलिस उसे जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जैसे दिल्ली राइट्स हुए थे ना, उस तर्ज पर अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस जांचे जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया एक्टिविटी, फाइनेंशियल ट्रेल, हर एक की जांच हो रही है। छात्रों पे कोई एक्शन नहीं है, दंगाइयों पे तो है, अराजक तत्वों पर तो होगा, या कम से कम उनकी कुंडली तो खंगाली जाएगी, देखा तो जाएगा पैसा कहां से कहां आ रहा है। वो कौन सी दुबई की कंपनी है जिस उस कंपनी में जितने एम्प्लॉय हैं वो महाशय उन सभी एम्प्लॉय को भारत में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे भेज देते हैं, और वो व्यक्ति मतलब कंपनी में जितने 22, 23 या 25 एम्प्लॉय थे सब भेज दिए भारत, जाओ जंतर मंतर पर। कहां से आया पैसा? और उस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहे हैं फ्रॉड के, बैंक्रप्सी के, मतलब दिवालिया होने के केस चल रहे हैं। जिस व्यक्ति की यह स्थिति हो, चेक बाउंस के केस चल रहे हैं, जिस व्यक्ति की यह स्थिति हो वो इतने लोगों को स्पॉन्सर करके कैसे भेज रहा है? तो पैसे का जो खेल है ना, जब तक आप उसे समझेंगे तभी आप जाकर असली जड़ को पकड़ पाएंगे। उसके अलावा एक तीसरा इंपैक्ट प्लेयर और है, दिल्ली पुलिस के जवान रिटायर्ड। उन्होंने एक मांग रखी है उनके हिसाब से कि भैया ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम एक्शन नहीं लेंगे, दिल्ली पुलिस नहीं लेगी, सब कुछ नहीं लेंगे, हम तो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जवानों पे, हमारे परिवार के लोगों पे तो हमला हुआ है, क्योंकि पुलिस के 128 जवान घायल हैं, क्रिटिकल कंडीशन में भी गए हैं, आईपीएस लेवल के अधिकारियों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। दरअसल है क्या, एक पीआईएल आई थी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में, उसके हिसाब से एक एसओपी तय की है दिल्ली पुलिस ने, पूरे दिल्ली में कहीं भी प्रदर्शन होगा उसके लिए, जिसका नंबर है 48/2022, और उस एसओपी के तहत ही आप कोई प्रदर्शन कर सकते हैं। और एसओपी क्या कहती है कि आपको कोई भी प्रदर्शन करना है उससे पहले एक अंडरटेकिंग देनी है। आप छोटा सा प्रदर्शन कर रहे हैं, 10 आदमी का कर रहे हैं, या जितने का भी कर रहे हैं, कितना भी बड़ा, कुछ भी, जंतर मंतर पे जो हुआ वो भी, उसको लिए एक एसओपी है और उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देनी है। हम भी यहाँ कोई कुछ कार्यक्रम करते हैं, कुछ छोटा मोटा असेंबली भी होती है, कुछ भी होती है, पुलिस को बाकायदा बताते हैं, एलआईयू का आदमी पहुंचता है वहां पे देखने के लिए कि कहीं जो कहा वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दिल्ली पुलिस में भी एक एसओपी है, उसके हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन एक ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए। 22 पॉइंट का पूरा है वो, उसमें नियम कायदे हैं 22, उसके हिसाब से ही आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा एक ऑर्डरली मैनर में होगा, ये ऑर्डरली मैनर में नहीं था, ये वायलेशन है। उसमें ये कहा गया है कि 1000 लोगों से ऊपर की जो आदमी होंगे वो इकट्ठा नहीं हो सकते। ये तो कह रहे थे 1 लाख आ गए, 2 लाख आ गए, 4 लाख आ गए, 10 लाख आ गए, और कोई अंडरटेकिंग है? उन 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 5,000, 200, 500 जितने भी लोग थे, कि आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, ये आपकी कुव्वत में है। ये भी आपको लिख के देना पड़ता है कि कुछ भी होगा, आई शैल बी रिस्पॉन्सिबल। उसके अलावा सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही प्रदर्शन की अनुमति है। 6 फुट बाय 5 फुट से ऊपर का पोस्टर नहीं हो सकता, पोस्टर पे कोई ऐसा स्लोगन, ऐसा भाषा, ऐसी बात नहीं हो सकती जो कोई सिचुएशन को खराब करे। वहां सब कुछ था, ऐसा था मैं बोल नहीं सकता, मैं शायद अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसको डिस्कस नहीं कर सकता, ये स्थितियां थी उन पोस्टर्स के ऊपर। तो अब जो दिल्ली पुलिस के ही जवान हैं या उनके परिवार वाले हैं जो रिटायर्ड हैं, वो लोग कह रहे हैं इंडिविजुअल एफआईआर कराई जाएंगी, और बीएनएस की धारा 156 के तहत इंडिविजुअल धाराएं कराकर ये इन सब जो कॉकरोचेस हैं इनकी गर्दन पकड़ी जाएगी। तो भैया प्रधानमंत्री कुछ ना करे, सुप्रीम कोर्ट कुछ ना करे, अमित शाह कुछ ना करे, लेकिन देश की जनता कर सकती है, ये उसके हाथ में है। तो अभिजीत दिपके एंड फैमिली की जो संपत्ति है निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। अब लोग कहेंगे अरे भाई तुम चिढ़ रहे हो, उसका घर बहुत अच्छा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं, आप एक कॉज लेकर चले हैं, तो आपको अपने बारे में भी जानकारी स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आंदोलन का चरित्र वही चरित्र है जो उसको चलाने वाले व्यक्ति का चरित्र है। अगर आप में खोट है, आप गलत हैं, तो आप सही आंदोलन चला ही नहीं सकते। अब मेरे मन में गड़बड़ है, मैं कुछ मतलब एक तरीके से अगर मान लो मैं गलत हूं, तो मैं आपको सही जानकारी दे ही नहीं सकता। तो वही स्थिति इनके साथ है। सौरभ दास के बारे में जानकारी सामने आ रही है, भैया ग्रेटर कैलाश में रहता है, पौंडीचेरी में भी घर है, 1000 गज के घर में रहता है, ही 5 से 10 लाख रुपए का है। कौन कौन सी फाउंडेशन से पैसा आता है उसके ऊपर भी शो किया हुआ है, और वो फाउंडेशन को चलाने वाले जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो पीएमओ को कवर करते हैं। तो मतलब बहुत कुछ आपस में उलझा हुआ है। अगर आप सुलझाने जाएंगे ना तो बहुत कुछ निकलना है। और वही सौरभ दास खड़ा है पीछे, एसएफआई और आयसा वाले हैं, और कह रहा है कि आपके बिना तो ये कामयाब ही नहीं हो सकता था। तो पैसा कहां से आया, बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है। कौन कौन लोग थे, ये आसानी से देखा जा सकता है। क्या एजेंडा था, ये महसूस किया जा सकता है। आपने एक छात्रों की एक मांग है, लिजिट मांग है, सही मांग है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे अपने लिए इस्तेमाल करा। बाद में जब कामयाब हुए, सबको छोड़ा, दारू पिए, भंड हो गए, विदेश भाग गए। और भाषणबाजी ऐसी, प्रधानमंत्री के लिए शायद राहुल गांधी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। चैलेंज दे रहे हैं। खैर, जो भी डेवलपमेंट आएगा वो आपके साथ लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।